Good morning, dear children. Today we are going to start with a new chapter, Federalism. This is the second chapter of your book, Democratic Politics. In this chapter, we will learn about the definition of federalism. Then we will know about the forms of democratic government. And then we will understand the features of federalism. This is the part one of this chapter, right? So in this one, we will discuss these three topics. So remember this one. So the first question we have, what is federalism? So before going to understand this federalism, first remember the last chapter. In the last chapter, we discussed about the Belgium, right? हमने दो कंट्री की बात की थी, एक बेल्जियम and the second one is Sri Lanka. So the simple question is, how many levels of government was there in Belgium and Sri Lanka? The first one is Sri Lanka. Think about Sri Lanka. If you look at Sri Lanka, you will find कि श्रीलंका में जो है सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट थी, दैट इज एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट थी जो श्रीलंका को रूल कर रही थी. बट इफ यू लुक एट बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हुआ था 1993 के पहले और 1993 के बाद, दैट मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम में बन गया उसके पहले और उसके बाद जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी अलग अलग थी. पहले 1993 के पहले जो गवर्नमेंट थी वहां पर एक ही गवर्नमेंट था, यस और नो. बट आफ्टर 1993 आपने क्या देखा, वहां पर जो पूरी कंट्री का नेशनल गवर्नमेंट अलग थी, राइट? नेशनल गवर्नमेंट अलग थी. जो सिटी था ब्रुसेल्स, वहां पर जो सिटी, वहां की कैपिटल सिटी जो थी, वहां का जो गवर्नमेंट था वो अलग था, ठीक है, आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और तीसरा एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना बेल्जियम में, उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुए, इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म. क्या हुआ यहाँ पर, व्हाट हैपेंड हियर, क्या हुआ यहाँ पर, पावर को डिवाइड किया गया, यस और नो. नेशनल गवर्नमेंट में जो कैपिटल सिटी थी उसकी गवर्नमेंट बनाएगी अलग से, और एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाएगी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है. तो यहाँ पर तीन तरह की गवर्नमेंट चल रही थी, राइट? तो ये जो पावर शेयर किया गया इसी को फेडरलिज्म बोला जाता है, राइट? तो फेडरलिज्म के बारे में हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में. बिफोर दैट लेट मी वाइप आउट ऑल दिस इंक. ओके, so we discussed about the example of Belgium. In Belgium we talked about that earlier this Belgium was having a unitary form of government, later on it converted into the federal form of government, right? Okay, लेकिन जो श्रीलंका की बात हमने की, श्रीलंका में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, वहां पर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट होती थी, वहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं था, कोई कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट नहीं थी, ना ही कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, यस और नो. सो श्रीलंका वाज द एग्जांपल ऑफ unitary form of government and Belgium was the example of federal form of government, right? So अब तक आपने समझ लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, कि जब कोई भी कंट्री जब डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है, तो उसके दो फॉर्म होते हैं. पहला, या तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो करेगी या तो वो फेडरल गवर्नमेंट फॉलो करेगी, राइट? तो सिंपल सा मतलब है, यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, और फेडरल गवर्नमेंट मतलब एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो. जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज अ फेडरल, इंडिया हैविंग अ फेडरल गवर्नमेंट, राइट और नॉट? हाउ? इंडिया के पास एक नेशनल गवर्नमेंट भी है, राइट, है ना, और इंडिया के पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है. नेशनल गवर्नमेंट को कौन देखते हैं, अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, राइट? और आपके स्टेट का, हर एक स्टेट का अलग अलग चीफ मिनिस्टर होता है, राइट और नॉट? सो जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके अंडर में स्टेट का कंट्रोल होता है, और जो हमारे नेशनल गवर्नमेंट होते हैं उनके पास हमारे पूरे नेशन का कंट्रोल होता है, राइट? तो लेट मी डिफाइन द टर्म फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है वो देखते हैं.
सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है. पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एज वेल एज वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या हुए हमारे कंट्री में? स्टेट गवर्नमेंट है ना. ठीक है. बेल्जियम में कौन सा था? कम्युनिटी गवर्नमेंट था. बेल्जियम में सिटी गवर्नमेंट थी, कैपिटल सिटी गवर्नमेंट थी, राइट, और नेशनल गवर्नमेंट थी. तो पावर को डिवाइड किया गया किसके किसके बीच? सेंट्रल अथॉरिटी, दैट मीन्स द नेशनल गवर्नमेंट, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, राइट. ठीक है. ओके. एंड सब यूनिट्स, दैट मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको जो पावर दिया जाता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट पावर होती है. ठीक है. दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट have their own authority. They are not subordinate to the central government, right? Whatever power is given to the state government, they exercise their power on their own. ठीक है. वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं लेती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है, राइट. ओके. यूजुअली जो है फेडरेशन के पास 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. ठीक है. कई कई जगह पर ज्यादा भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखो, आज हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, राइट और नॉट. ठीक है. ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है इनके पास अपना अपना पावर होता है. जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया, इनके पास अपना अपना पावर होता है और ये अपने अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. सो इफ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज फेडरलिज्म, यू विल राइट द सेम definition written over here. Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and state government, you can write here, right, and sub units are not subordinate to the central government. ठीक है. तो ये फेडरलिज्म हो गया. पूरे वर्ल्ड को अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में कई सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर की फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाती है, जहां पर की एक से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट होते हैं. जैसे आप देखो नॉर्थ अमेरिका की सारी कंट्री आप देख लो, यूएसए है, मैक्सिको है, कनाडा है, राइट और नॉट. उसके बाद इधर रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है ना. यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं. ब्राजील है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका, राइट, ऑस्ट्रेलिया है, इथियोपिया है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, राइट. So there are many countries are there which are practicing the federal form of government, right. Now come to the some features of federalism, right. That means जहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसका फीचर्स क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है ये कंट्री एक फेडरल कंट्री है, राइट. तो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला फीचर है दैट यहाँ पर देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. सबसे पहला फीचर क्या होगा, कोई भी कंट्री को हम फेडरल कंट्री तभी बोलेंगे जब वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है. तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, राइट. क्यों? क्योंकि इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट है. यस और नो? ओके. देन दूसरा फीचर है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन को रूल करते हैं. इज इट सो? यस और नो? टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया. इंडिया में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? एक तरफ आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, और एक तरफ कौन है? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अब सोचो कि आप अगर किसी एक स्टेट में रहते हो, इफ यू आर लिविंग इन वन स्टेट, टेक एन एग्जांपल आप कर्नाटका में रहते हो. ओके, यू आर लिविंग इन कर्नाटका. ठीक है. टेक एन एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने ये पास किया एक ऑर्डर. टेक एन एग्जांपल, एक फेमस ऑर्डर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था कि आज के बाद से पुराने 500 के नोट बंद हो जाएंगे. यस और नो? तो क्या ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, क्या ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ? यू आर लिविंग इन कर्नाटका. यस और नो? आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ? यस, इट वाज अप्लाइड ऑन यू. आपके पास जो भी 500 रुपए का नोट्स थे, आपको उसको क्या करना पड़ा? बैंक में जाके जमा करना पड़ा, राइट और नॉट? ठीक है. ये डिसीजन किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का था. इट मींस दैट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग एनी डिसीजन, इट हैज द इंपैक्ट ऑन यू, राइट. अब देखो स्टेट गवर्नमेंट का लेते हैं एग्जांपल.
स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, टेक एन एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि दिस ईयर, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, राइट, विल नॉट हैव टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन, इस साल जो है बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि इस साल जो है एग्रीकल्चरल टैक्स जो है वो माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट का जो फादर है वो किसान है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, क्या ये एप्लीकेबल होगा उस फार्मर के ऊपर, या फिर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा कि इस बार बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं होगा? Yes, it will be applicable on you also, right or not? That means the decision of central government as well as the decision of state government are applicable to same citizen, एक ही citizen के ऊपर, चाहे वो एक ही मान लेते रमेश है, ठीक है, तो रमेश के ऊपर दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन भी फॉलो अप्लाई होगा और स्टेट गवर्नमेंट का रूल भी अप्लाई होगा, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। लेकिन each टायर हैज इट्स ओन जुडिक्शन, ठीक है, हर एक टायर के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना जुडिक्शन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिक्शन? कि कौन से एरिया में कौन डिसीजन लेगा, ठीक है, ये हर एक गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ होता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 500 रुपीज का नोट बंद हो जाएगा, ठीक है, तो क्या यही डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है आने वाले फ्यूचर में कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा? नहीं ले सकती है। व्हाई? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अभी मैंने बोला कि एग्रीकल्चर का टैक्स माफ कर दिया कर्नाटक गवर्नमेंट ने, क्या यही काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग पावर है। स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर डिसीजन ले रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग के ऊपर डिसीजन ले रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूडिक्शन, ठीक है। दोनों का पावर जो है अलग अलग है, राइट, ठीक है। अलग अलग मैटर पे वो लॉ बनाते हैं, अलग अलग मैटर पे वो टैक्स लगाते हैं, अलग अलग मैटर पे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर हम टैक्स की भी अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट टैक्स, टैक्स में देखो जो इनकम टैक्स है, राइट, इनकम टैक्स कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। वहीं पर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट टैक्स भी जो कलेक्ट होता है, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो दोनों का एरिया डिसाइडेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट कल के डेट में ये बोले कि मुझे एग्रीकल्चर टैक्स लेना है, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज collection of agriculture tax goes in the hand of state government, collection of income tax goes in the hand of central government, right or not? Okay, coming to the next one, तीसरा फीचर पे आते हैं। हमारा तीसरा फीचर है ये जो पावर है, अभी जो मैंने आपको बताया कि दोनों गवर्नमेंट का जो पावर्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, राइट। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाइड होता है कि कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कौन कौन सा पावर होगा, ठीक है। दीज आर द पावर्स विच इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ठीक है। सो दैट द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल, ठीक है, इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा तो क्या होगा? दोनों झगड़ा करेंगे, यस और नो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये हो गया तीसरा फीचर। कमिंग टू द फोर्थ वन, द फोर्थ फीचर इज द फंडामेंटल प्रोविजंस। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल मतलब वेरी बेसिक, राइट। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट इंडिया में जो फंडामेंटल प्रोविजंस है इंडिया के कौन कौन से हैं, देखो। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट है ना, देन
टैक्स कलेक्शन, राइट। उसके बाद शेयरिंग ऑफ पावर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच शेयरिंग ऑफ पावर, ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये फंडामेंटल हैं, राइट और नॉट। अब इन सारे प्रोविजंस को चेंज करने के लिए, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आज अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक बहुत ही बेसिक प्रोविजंस है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है, क्या वो चेंज कर पाएगी? नहीं। दे रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपने न्यूज में सुना होगा, राइट। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिर्फ सिंगल टैक्स लगाया है हमारी पूरी कंट्री में, हर एक चीज पर एक सिंगल टैक्स लगता है, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस लॉ को पास करने के लिए दोनों गवर्नमेंट के डिसीजन की जरूरत पड़ी। कौन कौन से गवर्नमेंट की? सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स हमारा जो पार्लियामेंट है दिल्ली में, वहां पर बैठ के लोगों ने डिसीजन लिया, ठीक है, जो एमपीज थे उन्होंने डिसीजन लिया। उसके बाद हमारे कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स ने भी इस बिल के ऊपर साइन किया, राइट और नॉट। ये जो बिल था ये डिफरेंट स्टेट्स में गए, डिफरेंट स्टेट्स ने इस बिल पर साइन किया, तब जाके ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ। इट मीन्स व्हाट, कि पहले जिस तरह से टैक्स कलेक्ट होता था उसको चेंज करने के लिए हमने एक नया प्रोविजन लाया। उस नया प्रोविजन को चेंज पास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया, राइट और नॉट। तो दैट इज रिटन ओवर हियर कि कोई फंडामेंटल प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको चेंज करने के लिए दोनों गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज दैट इन केस अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, पॉसिबल है, डिस्प्यूट होना पॉसिबल है, राइट और नॉट। टेक एन एग्जांपल कि कभी ऐसा हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर एक्सरसाइज करती है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि ये आपके पावर में नहीं है। तो मान लेते हैं कि किसी तरह का कोई झगड़ा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हर एक फेडरल कंट्री में एक कोर्ट होता है, ठीक है, जो कोर्ट एक्ट करता है एज एन एम्पायर, ठीक है। वो क्या करता है, दोनों के बीच का जो झगड़ा होता है उसको सॉल्व करता है। इफ देयर वाज एनी कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, द कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर and it solved the disputes between the levels of government, right? So that is fifth number. Courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government, ठीक है। कौन सा पावर किसका है ये कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है, राइट और नॉट, ठीक है। जो हमारा कोर्ट है वो डिसाइड करता है। So in case of dispute the court act as an umpire. This is the fifth feature. Coming to the next one. Next one is the feature. Okay, इसके पहले हम देखते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। All of you know that दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर्स मिले हैं, राइट। अब इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए पैसे की जरूरत है, राइट और नॉट। टू एक्सरसाइज पावर वी नीड मनी, यस और नो। टेक एन एग्जांपल कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देती है कि पुलिस को आप मेंटेन करो, ठीक है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, स्टेट में पीस होना चाहिए, स्टेट में किसी तरह का कोई राइट्स नहीं होने चाहिए। तो ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को मिली है तो स्टेट के पास पैसे भी तो होने चाहिए, क्योंकि पीस फुल्ली सब कुछ होने के लिए या फिर पूरे स्टेट में पीस होने के लिए क्या चाहिए, पुलिस चाहिए, और पुलिस को हमें सैलरी देना पड़ता है। तो ये सैलरी कहाँ से आए, पैसे तो चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स है कि पैसे कहाँ से आएंगे वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, राइट, कि किसके पास कहाँ से पैसा आएगा। जस्ट अभी मैंने बताया इनकम टैक्स कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है।
एग्रीकल्चर टैक्स कहाँ जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उसी पैसे को वो यूज करते हैं, है ना। और नेक्स्ट है कि हर एक फेडरल कंट्री, ठीक है, जो बनाया जाता है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि उस कंट्री का जो यूनिटी है, ठीक है, उसको सेफ किया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि पूरे कंट्री के यूनिटी को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्री को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, बेसिक सी बात है कि जो फेडरल कंट्री होती है कई सारी, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, राइट। और पूरे कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए सिर्फ एक लेवल का गवर्नमेंट काफी नहीं होता है। वी नीड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राइट, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी, यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली हो सके, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्री को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। तो फेडरलिज्म का ये ऑब्जेक्टिव ही इसका 7th फीचर है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, राइट। ओके, एट द सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, जो रीजन में डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से चला सके, ये ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही साथ ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री के यूनिटी को सेफ रखा जा सके। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, राइट। लास्ट पॉइंट देखो, एक और है, ये एक समरी है। अपार्ट फ्रॉम एबव फीचर्स, ऊपर वाले जितने भी फीचर्स हैं इसके अलावा, राइट, जो एक फेडरल सिस्टम होता है वहां पर दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए और एक दूसरे का रिस्पेक्ट होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, है ना। क्योंकि ट्रस्ट नहीं होगा तो आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो इन अ फेडरल सिस्टम देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट and agreement to live together should be there between state government and central government. Okay, bye. We will meet in next lecture. Thank you. Have a nice day.